गैसलाइट मूवी की शुरुआत होती है एक पानी में डूबी हुई डेड बॉडी से। ये डेड बॉडी एक लड़की की डेड बॉडी है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़की का बर्थडे। ये लड़की एक प्रिंसेस है जिसका नाम मिशा है। यहाँ उसके मॉम, डैड और बाकी के और लोग भी हैं जो उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वैसे ये बर्थडे एक वीडियो कैसेट पे चल रहा होता है, इसलिए कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ हम देखते हैं मिशा को जो कि 15 साल बाद अपने घर वापस आ रही है। मिशा को स्टेशन से लेने के लिए उसका नौकर पदम आता है जो कि बचपन से उसका देखभाल किया करता था। यहाँ वो अपने घर पहुँचती है तो उसका स्वागत रुक्मणी नाम की एक औरत करती है। रुक्मणी मिशा के डैड यानी महाराजा रतन की दूसरी वाइफ है और वहाँ वो महल में काम किया करती थी, जिसके बाद उसके पिता उसके अफेयर में फंस गए, जिसकी वजह से मिशा भी उनसे नाराज़ होकर दूर रहने लगी और अब 15 साल बाद वो वापस अपने घर आई है। फिर भी वो रुक्मणी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ मिशा अपने डैड को दाता कहती थी। वो रुक्मणी से पूछती है कि उसके दाता यानी उसके डैड कहाँ, तो रुक्मणी उसे बताती है कि वो सॉल्ट फार्म गए हैं। वहाँ पे मजदूर कुछ स्ट्राइक कर रहे थे, इस वजह से वो 3-4 दिन में वापस लौट आएंगे। लेकिन मिशा को उसकी बातों का विश्वास नहीं होता। वो कहती है कि दाता ने मुझे खुद चिट्ठी लिख कर बुलाया और अब वो खुद यहाँ से गायब है। मिशा अपने पैरों से अपाहिज है, इसलिए वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती है। यहाँ रुक्मणी उसे लिफ्ट से उसके रूम तक पहुँचाती है। यहाँ वो अपने रूम में अपनी बचपन की एक ड्राइंग बुक देखती है, जिसमें कुछ ड्राइंग देखकर तो वो खुश होती है, लेकिन कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग जिसमें घर में आग लग रही है, एक अजीब सा आदमी है, ये सारी ड्राइंग देखकर वो डर जाती है। ऐसा लगता है कि उसे बचपन की कोई भी चीज़ याद नहीं है। इसके बाद रुक्मणी मिशा को उसके डैड की कुछ कैसेट की कलेक्शन दिखाती हैं, जिसमें उसके बचपन की सारी यादें रहती हैं। एक रात जब वो अपने रूम में कुछ सोच रही होती है, तभी अचानक से उसके डोर पे एक नॉक होता है। उसे वो इग्नोर करती है। वो नॉक 2-3 बार होता है। वो दरवाज़ा खोलती है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता है। वो इसे इग्नोर करके दरवाज़ा वापस लॉक कर देती है। तभी अचानक से फिर से नॉक की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है। इस बार वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि उसके डैड की मैजिशियन वाली रिबन्स जो कि आपस में बंधी हुई हैं और एक डायरेक्शन उसे बता रही हैं। वो उसे फॉलो करते हुए एक रूम की तरफ जाती है जो कि कॉरिडोर का रूम होता है। कॉरिडोर के आखिरी वाले छोर पे एक आदमी खड़ा रहता है जो कि एक मैजिशियन का सूट, हैट और हाथ में लैंप लेके खड़ा है। ये देखकर वो पहले डर जाती है, लेकिन वो फिर अपने डैड को पुकारने लगती है, क्योंकि बचपन में उसके डैड इसी तरह मैजिशियन बनकर उसे मैजिक दिखाया करते थे। वो मैजिशियन उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर ही लैंप लेके आगे बढ़ने लगता है। यहाँ मिशा उसके पीछा करने लगती है और पीछा करते करते एक स्टोर रूम में पहुँचती है। स्टोर रूम में एक प्लास्टिक के पर्दे के पीछे एक आदमी दिखाई देता है, वही मैजिशियन वाला सूट और हैट पहन के। वो डरते डरते उस पर्दे को हटाती है तो देखती है कि एक डम्मी खड़ा है। यहाँ मिशा की नज़र दूसरी तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड यानी वो मैजिशियन सीढ़ियों से उतरते हुए दूसरी तरफ जाता है। यहाँ उसके पीछे वो डमी खड़ा रहता है। डमी के सर पे गुब्बारा बंधा होता है जो अचानक से फूट जाता है, जिससे डर कर मिशा सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब यहाँ उसकी आँख खुलती है और उसके सामने डॉक्टर और बाकी के घर वाले होते हैं। यहाँ मिशा उन्हें बताती है कि उसने दादा को देखा, लेकिन उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता। यहाँ डॉक्टर भी बोलते हैं कि अगर वो यहाँ आते हैं तो हमें ज़रूर पता होता। नेक्स्ट मॉर्निंग मिशा सर्वेंट से पूछती है अपने दादा के बारे में, ताकि वो अगर कुछ जानती होगी तो वो उसे बताएगी। लेकिन यहाँ सर्वेंट उसे बोलती है मिस्टर कपिल रतन जी का सारा काम देखते थे, तो वो ज़रूर जानते होंगे। कपिल रतन जी के लिए काम किया करता था, क्योंकि रतन ने बचपन से ही कपिल को अडॉप्ट किया था और उसका पालन पोषण कर रहे थे, इसलिए वो उनकी बहुत इज्जत करता है। कुछ देर बाद रुक्मणी मिशा का मन बहलाने के लिए उसे स्किट शूटिंग के लिए लेके जाती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उसके दूर के कजन आरजे यानी राणा से होती है। और वहीं पे एंट्री होती है एसपी अशोक तंवर की, जिसका राणा के साथ बिल्कुल नहीं बनता, इसलिए लोग हंसी मजाक में ही एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। इधर स्किट शूटिंग में महाराज रतन की तरफ से कपिल राणा को टक्कर देगा। कपिल राणा से जीतने लगता है, जिसे देखकर राणा को काफ़ी चिढ़ाती है। वो उसकी स्किट शूटिंग गन में कंकड़ भर देता है, जिसकी वजह से वो बुलेट्स बैकफायर करती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। कपिल अपने हाथ पर पट्टी बांध रहा होता है, तभी वहाँ पर मिशा जाती है। मिशा उससे अपने फादर के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि उसे भी कुछ खास पता नहीं है। एक रात फिर से मिशा को
पियानो बजाने की आवाज़ सुनाई देती है। पियानो उसके डैड बजाया करते थे। वो उसे फॉलो करती है तो देखती है वो पियानो अब बंद हो चुका है। वो उसे बजाने जाती है तभी अचानक से घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो इससे डर जाती है और जाके देखती है तो एक रूम में उसकी डैड की कुछ वीडियो जो भी प्रोजेक्टर पे अपने आप चल रही हैं। यहाँ वो अपने डैड को फिर से इमोशनली याद करने लगती है और उसके डैड उस प्रोजेक्टर वीडियो में उसे हाथ पकड़ने के लिए बोलते हैं। वो उसी इमोशन में हाथ आगे बढ़ाती है तभी अचानक से प्रोजेक्टर का पर्दा फटता है और कोई सच में हाथ उसका पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर के तेज़ी से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद घर के सारे लोग उठ जाते हैं। यहाँ पुलिस भी आती है और छानबीन करती है लेकिन पूरे घर में कोई नहीं होता है और जो प्रोजेक्टर फटा था और वो भी अब बिल्कुल सही है। इसी वजह से एक बार फिर से मीशा के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करता। उधर रुक्मणी मीशा अच्छा फील करे इसलिए उसे मंदिर लेके जाती है। यहाँ मंदिर में मीशा की एक ऐसी औरत से मुलाकात होती है जो कि थोड़ी तांत्रिक जैसी लगती है। वो आंखों से देख नहीं सकती है और वो मीशा को पकड़ के बोलती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें कब से बुला रहे हैं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। ये सब सुनकर मीशा फिर से इमोशनल हो जाती है। वो ये बात कपिल को बताती है और कपिल को बोलती है कि वो उस औरत से मिलना चाहती है। यहाँ कपिल उसे चुपके से उस महल में ले आता है ताकि रुक्मणी को इसके बारे में पता ना लगे। यहाँ वो तांत्रिक औरत सारे रिचुअल्स पूरे करने के बाद उसके डैड से कनेक्ट कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पे रुक्मणी आ जाती है जिसे देखकर वो डर जाती है और वो अपनी आवाज़ बदलकर एक मर्द की आवाज़ में मीशा को बोलती है कि वो वहाँ से भाग जाए, जितनी जल्दी हो दूर चली जाए। इसके बाद रुक्मणी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देखकर मीशा उसे डांटती है। वो कहती है कि वो घर उसका है। रुक्मणी कपिल को कहती है कि वो इस औरत को जल्द से जल्द बाहर निकाले। कपिल उसकी बात सुनकर उसे बाहर निकालता है। दरवाजे तक जाते वक्त वो औरत उसे कहती है कि आज रात 12 बजे इंतज़ार करना। अब यहाँ रात 12 बजते ही पुरानी फिल्मों के रेफरेंस दिए गए हैं, यानी 90s और 80s की वो हॉरर मूवी जैसे वीराना, पुराना मंदिर, बंद दरवाज़ा, इन सभी मूवीज़ के रेफरेंस दिए गए हैं। वही उनकी आइकॉनिक घड़ी की आवाज़ जो कि 3 या 12 बजने पे बहुत ही ज़्यादा शोर करती है और घर की दीवारों पे लगे उन जानवरों के कटआउट्स जो कि दिखने में बिल्कुल असली लगते हैं, यहाँ भी वो सब प्रेजेंस किया गया है ताकि यहाँ का माहौल पूरा हॉरर बन सके। यहाँ तभी मीशा को एक कार की आवाज़ सुनाई देती है, यानी उसके दादा उसे बुला रहे हैं कार के पास। यहाँ वो पार्किंग लॉट में जाती है जहाँ बहुत सारी कार है। यहाँ वो कार सारी शोर मचाने लगती है जिससे वो डर जाती है। तभी एक कार का लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और बाकी सारी कार्स ऑफ हो जाती हैं। यहाँ वो उस कार के पास जाती है, देखती है कि उस कार के अंदर उसके दादा की लाश पड़ी हुई है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो हेल्प के लिए बुलाती है लेकिन कोई नहीं सुनता है। यहाँ उसके बाद वो कपिल और बाकी के लोगों को बुलाती है और कार में दोबारा चेक करवाती है तो डेड बॉडी वहाँ से गायब होती है। उसे ये सब चीज़ें समझ नहीं आती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो इन सभी चीज़ों से हैंडल नहीं कर पाती, तभी उसे पता चलता है कि उसके दादा ने फ़ोन किया है। ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो अपने दादा से बात करने की कोशिश करती है लेकिन सिग्नल ख़राब होने की वजह से आवाज़ प्रॉपर सुन नहीं पाती है। यहाँ ऐसा लगता है कि अकेले उसके दादा ही बोले जा रहे हैं, या तो ये कोई रिकॉर्डिंग है या फिर उसके दादा सच में जो कि बहुत खुश हैं इसलिए अकेले बोले जा रहे हैं। यहाँ कनेक्शन ख़राब होने की वजह से कॉल कट हो जाता है। यहाँ रुक्मणी उसे कहती है कि अब तुमने अपने दादा से बात कर लिया है तो तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि वो ठीक है, लेकिन मीशा को फिर भी यकीन नहीं है। वो कपिल से रुक्मणी के बारे में पता करने के लिए बोलती है तो यहाँ कपिल उसे बोलता है कि आज राणा के घर पार्टी है, वहीं चलते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ ये दोनों रुक्मणी को फॉलो ही कर रहे होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं रुक्मणी राणा से बात करती है लेकिन कुछ ठीक तरीके से बात नहीं करती। ये दोनों छुप के सुनते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कोई डील है जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं। यहाँ मीशा और कपिल दोनों राणा को फॉलो करते हैं। यहाँ देखते हैं कि राणा को कुछ आदमी पीट कर वापस चले जाते हैं। यहाँ वो राणा को बोलते हैं कि हमें डील के बारे में सब कुछ मालूम है, हम पुलिस को बता देंगे। यहाँ राणा उसे हंसते हुए बोलता है कि चलो बता दो। उन लोगों को समझ नहीं आता तो यहाँ राणा उन्हें खुद बताता है कि मैंने रतन जी से डील की है कि हम उस महल को होटल बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 50 करोड़ का लोन भी लिया है, लेकिन अब वो गायब है तो सिग्नेचर कौन करेगा। यहाँ मीशा को पता चलता है कि रुक्मणी पेट से है और वो बच्चा महाराजा रतन का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सुनकर मीशा वापस चली जाती है। उधर हम रुक्मणी को देखते हैं जिसका रूप बिल्कुल बदला हुआ है। वो स्विमिंग कर रही होती है, उसे हेलुसिनेशन होता है कि वो अपने आप को ही मार रही है। इन सभी चीज़ों से वो काफ़ी टेंस होती है, इसलिए दवाई खा के वापस सो जाती है। उधर हम देखते हैं कि कपिल
मीशा को महाराजा रतन यानी उसके डैड के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहा होता है। उधर दूसरी तरफ हम राणा को देखते हैं, जिसे किसी का फ़ोन आता है और वो अपनी कार में बैठ के जाने के लिए तैयार होता है। तभी अचानक से उसके ऊपर एक हमला होता है और इस हमले से बचने के लिए वो बाहर निकलता है, लेकिन वो आदमी बाहर आकर भी उसे जान से मार देता है। इस हमले से ऐसा लगता है कि ये ज़रूर रुक्मणी ने करवाया होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मीशा रुक्मणी से मिलने जाती है और उसे बोलती है कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन ये बच्चा मुझे पता है कि महाराजा रतन का तो बिल्कुल नहीं है। ये बात सुनकर रुक्मणी उसे बोलती है कि तुम मेरे मामलों से दूर रहो। इसके बाद वो परेशान होकर उसे समझाती है कि वो यहाँ से चली जाए, जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ से चली जाए। तभी वहाँ कपिल आता है और वो रुक्मणी को कहता है कि हमें इंस्पेक्टर ने बुलाया है क्योंकि राणा की हत्या हो गई है। ये सुनने के बाद रुक्मणी उसके साथ चली जाती है। उधर दूसरी तरफ मीशा बैठी कुछ सोच रही होती, तभी उसे रुक्मणी की एक बात याद आती है। वो कहती है कि कमांडर जो कि रतन जी का कुत्ता है वो उसके साथ हमेशा वफादार रहता है। उनकी गाड़ी जैसे ही आती थी वो पहचान लेता था कि रतन आ गए और उनके पीछे पीछे भागता था। ये सुनने के बाद मीशा के हाथ में एक कोट का बटन होता है। ये कोट का बटन उसी कार से मिला होता है जिसमें उसने अपनी डैड की लाश देखी थी। यहाँ वो उस बटन को कमांडर को स्मेल करवाती है और फिर कमांडर उस स्मेल करके उस जगह को ढूंढने लगता है जहाँ पे उस बॉडी को छुपाया गया है। यहाँ कमांडर उस स्मेल का पीछा करके वार्फ के पास जाता है जहाँ पानी भरा हुआ है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि कमांडर यहाँ आया है, यानी उसके डैड की लाश यहीं पर है। वो कपिल को फ़ोन करती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि लाश मिल चुकी है। ये सुनने के बाद कपिल के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उधर मीशा अपने नौकर पदम को उस वार्फ में कुदवाती है। वो कहती है कि वो उस लाश को ढूंढे। वो एक दो बार ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती है। वो तीसरी बार उसके कहने पे ढूंढता है तो देखता है कि उस लाश को जंजीर से बांधकर पत्थर से उसे नीचे तक खींचा गया है ताकि वो लाश बाहर ना आ पाए। यहाँ उस जंजीर को खोलता है, वैसे ही वो लाश बाहर आ जाती है, जिसे देखकर मीशा डर जाती है। यहाँ तभी अचानक से उसके पीछे एक हमला होता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसकी आँख खुलती है तो वो एक कार में रहती है जिसका शीशा और दरवाज़ा सब बंद है। यहाँ वो पीछे मुड़ के देखती है तो कपिल उस कार को खाड़ी की तरफ ढकेल रहा होता है। यहाँ हमें कपिल की सच्चाई दिखाई जाती है कि स्टार्टिंग से उसी ने सारा काम किया था रुक्मणी के साथ मिलकर। उसी ने वो चिट्ठी लिखी थी ताकि मीशा यहाँ पर आ जाए और उस तांत्रिक को भी उसी ने हायर किया था ताकि वो मीशा को उल्टा सीधा झूठ बोल के उसे कंफ्यूज करे, ताकि लोगों को लगे कि मीशा मेंटली अनस्टेबल हो गई है और जिससे सारा पैलेस और वो सारी जायदाद वो सब रुक्मणी का हो जाए। यहाँ कपिल उस कार को नदी में ढकेलने के बाद रुक्मणी को कॉल करता है कि काम हो गया। उधर रुक्मणी भी थोड़ी डरी होती है क्योंकि उसे समझ नहीं हो रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। उधर कार में पानी भरने की वजह से वो कोशिश करती है कि वो उस कार से बाहर निकल जाए। उस कार में दो लोग होते हैं, एक मीशा और दूसरा उसका नौकर पदम। यहाँ मीशा कोशिश करती है कि वो शीशा तोड़कर बाहर आ जाए, लेकिन तब तक कार डूब चुकी होती है। इधर कहानी में हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि कपिल ने ऐसा क्यों किया। यहाँ हम देखते हैं कि कपिल का अफेयर रुक्मणी से चल रहा था और एक दिन उसे और रुक्मणी को मेकआउट करते वक्त राजा रतन ने देख लिया था, जिसके बाद कपिल और राजा रतन की फाइट होती है जिसमें वो राजा रतन को जान से मार देता है। इधर रुक्मणी काफ़ी डरी होती है क्योंकि उसने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उसे बार बार पछतावा हो रहा है, जिसकी वजह से उसे राजा की हेलुसिनेशन हो रहा है कि वो उसके आसपास ही है। इस वजह से वो काफ़ी घबराई होती है। यहाँ कपिल उसे फ़ोन करता है कि वो उस जगह पे है जहाँ पे वो कार डूबी हुई है। यहाँ कार तो निकल गई लेकिन उसके अंदर मीशा नहीं है, सिर्फ एक ही लाश मिली है। ये सुन के रुक्मणी डर जाती है। तभी रुक्मणी के घर की अचानक से लाइट चली जाती है। यहाँ उसे बाहर कोई दिखाई देता है तो वो बाहर जाती है देखने के लिए कि कौन है। वहाँ वो उनकी फैमिली का वो डॉक्टर होता है। यहाँ रुक्मणी उसे बताती है मीशा की लाश नहीं मिली है। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर उसे जवाब देता है कि मरा हुआ इंसान दोबारा नहीं मर सकता। रुक्मणी को ये बात समझ नहीं आती है तो डॉक्टर उसे बताता है कि मैं अभी मुंबई से होके आ रहा हूँ और मुझे पता चला है कि 2 हफ्ते पहले ही मीशा की मृत्यु हो चुकी है और मैं उसे खुद देख के आ रहा हूँ। अब ये सुनने के बाद रुक्मणी को समझ में नहीं आता है कि जो उनके साथ मीशा बन के रह रही है वो कौन है। तभी अचानक से उसे मीशा दिखाई देती है। वो दोनों उसे फॉलो करते हैं तो देखते हैं कि मीशा वहाँ चेयर पे बैठी है और वो खड़ी होती है। वो देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने जब देखा था तो मीशा
अपने पैरों से अपाहिज थी और वो व्हील चेयर पे चला करती थी। अब यहाँ मीशा खड़ी होती है और उसे बताती है कि वो मीशा नहीं बल्कि फातिमा है। अब हमें यहाँ एक फिर से फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि फातिमा एक अनाथ लड़की थी जिसका पालन पोषण राजा रतन ने किया था और उसे यहाँ मीशा बन के आने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि उसी फैमिली डॉक्टर ने उसे बोला था। यहाँ वो बताती है कि कुछ साल पहले वो मीशा से मिली थी और उसे मिलकर उसे पता चला कि मीशा अपनी फैमिली से कितनी दूर हो चुकी है। वो उसे उसके दुख से ओवरकम करने की कोशिश करती है जो कि वो शायद कर भी लेती है क्योंकि वो मना लेती है कि वो अपने डैड से बात करे। यहाँ पहली बार मीशा अपने डैड से बात करती है और मिलने के लिए बात फिक्स हो जाती है। यहाँ वो अपने डैड का इंतज़ार कर रही होती है लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाते हैं। इतने कॉल करने के बावजूद वो कॉल भी नहीं उठाते जिससे मीशा को लगता है कि उसके डैड ने फिर से उसको धोखा दिया। इस वजह से वो गुस्से में ब्रिज से कूदकर खुद का आत्महत्या कर लेती है। ये सारी बातें सुनकर रुक्मणी को पछतावा होने लगता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर के ऊपर एक हमला होता है और ये हमला कोई और नहीं कपिल ने किया था। यहाँ कपिल मीशा यानी फातिमा को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। वो मीशा को पकड़कर मारने वाला ही होता है तभी अचानक से उसे एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और ये गोली कोई और नहीं बल्कि रुक्मणी ने चलाया होता है उसे रोकने के लिए। यहाँ रुक्मणी उसे समझाती है कि वो उसे ना मारे लेकिन वो नहीं मानता है और उन दोनों के आपसी मुठभेड़ में रुक्मणी को गोली लग जाती है। ये देखकर कपिल और गुस्सा हो जाता है और वो फातिमा का पीछा करने लगता है। यहाँ वो फातिमा के पीछे पीछे उस कार वाले पार्क में पहुँच जाता है जहाँ फातिमा अपने हाथ में वो बंदूक लिए खड़ी रहती है। वो उसे समझाती है कि वो उसके पास ना है वरना वो गोली चला देगी। यहाँ कपिल फातिमा को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक 20 साल का लड़का गलती से एक राजा की कोट पहन लेता है जिससे राजा इतना क्रोधित हो जाता है कि वो उसे रास्ते में नंगा कर देता है। ये कहानी उसी की होती है। ये सुनकर फातिमा थोड़ी सी बहक जाती है तभी अचानक से वो उसके हाथ से वो बंदूक छीन लेता है और वो जैसे उस बंदूक का ट्रिगर दबाता है तभी अचानक से एक बैकफायर होता है और उसके गले में जाके वो बंदूक धंसती है। यानी फातिमा ने राणा का वो तरीका अपनाया था जो कि उसने कपिल के ऊपर अपनाया था। उसने बंदूक के अंदर कंकड़ डाल दिया था ताकि बुलेट्स बैकफायर करे। यहाँ राणा की वहीं पे मृत्यु हो जाती है और फातिमा वहाँ से बाहर निकल जाती है और इसके बाद इस मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। तो आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।